गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? शुभ प्रभात। मैं आपका हिंदी अध्यापक सुनील कुमार जोशी आज आपको हिंदी विषय स्पर्श क्लास 10th में प्रथम पाठ कविता पर्वत प्रदेश में पावस के बारे में पढ़ाऊँगा। इसके लेखक हैं सुमित्रा नंदन पंत। प्रारंभ करते हैं। पाठ का नाम है पर्वत प्रदेश में पावस। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। अर्थात पहले हम वर्ड मीनिंग समझते हैं। पावस ऋतु थी, पावस ऋतु का मतलब है वर्षा ऋतु। पर्वत प्रदेश यानी पर्वतों का प्रदेश, यानी वह जगह जहाँ पर्वत होते हों। पल पल अर्थात मतलब हर क्षण। परिवर्तित मतलब होता है बदलना, और प्रकृति वेश का मतलब प्रकृति का रूप। अर्थात इसका प्रसंग बनता है बेटा कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने वर्षा ऋतु का सुंदर वर्णन किया है। अब क्या वर्णन किया है वो देखते हैं। कि कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति में बार बार बदलाव आ रहा है। अर्थात कभी बारिश होती है, कभी धूप निकल आती है, कभी बादल छा जाते हैं। जैसे वहाँ लिखा हुआ था कि पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश की, वर्षा की ऋतु थी पर्वत प्रदेश यानी पर्वत के देश में, और वहाँ वर्षा ऋतु के कारण पल पल पर परिवर्तित प्रकृति वेश, प्रकृति का पल पल रूप रंग बदल रहा था। बादल छा रहे थे, बारिश हो रही थी, बादल हट रहे थे, खुला आसमान हो रहा था, धूप निकल रही थी, फिर बादल छा रहे थे, फिर वर्षा हो रही थी। इस प्रकार बादल जो है वह बदल बदल कर, मतलब जो प्रकृति है वह अपना बार बार रूप बदल रही थी। आगे देखते हैं। जैसे इसमें दिखाई दे रहा है कि दूसरा पैराग्राफ है कि मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सिरहस दृग सुमन फाड़, अब लोक रहा है बार बार, नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पला ताल, दर्पण सा फैला है विशाल। अर्थात देखते हैं, पहले शब्दार्थ देखते हैं। मेखलाकार पर्वत अपार यानी अपने मेखलाकार पर्वत अपार, अपने सहस दृग सुमन फाड़। मेखलाकार का मतलब होता है करधनी के आकार की पहाड़ वाली ढाल। जैसे यहाँ देख रहे होंगे, ये जो चित्र बना हुआ है इसमें पहाड़ का चित्र दिखाई दे रहा है। कहीं ऊंचाई है, फिर घटाई है, फिर ऊंचाई है, फिर घटाई है। ऐसी माता बहनें हमारी करधनी पहनती हैं, कमर में कमर पेटी पहनती है, उसको करधनी कहा जाता है। उसी आकार की यहाँ पर देखिए पर्वतों की ढाल है। ठीक है, तो मेखलाकार का मतलब करधनी के आकार की पहाड़ की ढाल, जिस प्रकार कमर पेटी होती है, ऊंची नीची डिजाइन वाली, पहाड़ों के नुमा आकृति वाली, उसी प्रकार पहाड़ जो है चारों तरफ करधनी के आकार वाले फैले हुए हैं। सिरहस मतलब होता है हजार, और द्रग सुमन फाड़ मतलब होता है, द्रग सुमन मतलब होता है सुमन फूल, द्रग मतलब पुष्प रूपी आँखें। अर्थात जो पहाड़ है उसके ऊपर पुष्प रूपी फूल खिले हुए हैं और वो आँखों के समान दिखाई दे रहे हैं। यानी यहाँ पर लेखक ने जो फूल है उन्हें आँखें कहा है पर्वत की। इसमें अगली वर्ड मीनिंग है अवलोक। अवलोक मतलब होता है देखना। ठीक है, और महाकार मतलब होता है महा विशाल आकार। नीचे जल मतलब जल में, निज मतलब स्वयं का, बार बार मतलब बार बार। तो देखो जिस प्रकार यहाँ एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, इसमें आपको देख रहे होंगे कि एक पहाड़ का आकार नीचे जल में उसका दिखाई दे रहा है। तो यहाँ यही लाइनों का मतलब हम लोग समझते हैं। अगली 2 लाइन है उन्हें वर्ड मीनिंग समझते हैं। तो वो वर्ड मीनिंग लिखी हुई है कि जिसके चरणों में पला ताल, चरण मतलब पैर और ताल मतलब तालाब। देखो जहाँ पहाड़ की नीचाई जगह है वहाँ पर तालाब आपको दिखाई दे रहा है। दर्पण सा फैला है विशाल, ऐसा लगता है जैसे कोई आईना हो। दर्पण मतलब आईना हो, फैला विशाल, विशाल फैला है। तो प्रसंग देखते हैं बेटा इस पैराग्राफ का। इसका प्रसंग है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने पर्वतों का सजीव चित्रण किया है। वो क्या कहते हैं कि इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है कि करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी हजार पुष्प रूपी आँखें
फाड़कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला है वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने का काम कर रहा है। तो ये समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं अगला पैराग्राफ कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर हैं झांक रहे हैं नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। तो पहले हम इसकी वर्ड मीनिंग यानी शब्द अर्थ देखेंगे। तो गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर। गिरी मतलब होता है पहाड़, गौरव मतलब होती है गौरव गाथा, कोई महान कार्यों की व्याख्या, महान जो कार्य होते हैं उन्हें गौरव गाथा कहा जाता है। गाकर मतलब होता है गाना, जैसे गीत गाते हैं वही चीज़। और झरझर मतलब झरने की आवाज़, झरना। मद मतलब होता है मस्ती, और नस नस मतलब नस नस में, उत्तेजित मतलब होता है उत्तेजित कर देना। जैसे आप लोग देख रहे होंगे, आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रही है, इसमें आप देख रहे होंगे कि एक झरना ऊपर से बह रहा है। एक्चुअली में है तो ये पानी, परंतु जब झरना किसी पहाड़ी से नीचे की ओर गिरता है तो ऐसा लगता है जैसे मानो मोतियों की माला लटकी हुई हो। यहाँ पर आपको सफ़ेद सफ़ेद दिखाई दे रहा होगा। अच्छा, हम सभी लोग जब भी प्रकृति को देखने के लिए इस प्रकार के टूरिस्ट प्लेस पे जाते हैं, घूमने जाते हैं, जब भी हम झरने, प्रकृति की पहाड़ियाँ देखते हैं तो हम रोमांचित हो उठते हैं, हम मतलब मस्ती करने लगते हैं, हमारी नस नस उत्तेजित होने लगती है, बड़ा अच्छा लगने लगता है। सॉरी बेटा, एक मिनट। जी, तो बड़ा अच्छा लगने लगता है। आगे देखते हैं क्या लिखा है कि मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। यहाँ जैसे आपको दिख रहा होगा एक फ़ोटो है, इसमें मोतियों की माला जैसे ये पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, जैसे ये पानी की जो लहरें है ऐसा लग रहा है जैसे मोतियों की माला टंगी हुई हो। तो लिखा है लड़ियों से सुंदर, झरते मतलब बहते रहना, झाग मतलब फैन दिखाई देता है। आगे है गिरिवर के उर से उठ उठ कर, उर मतलब होता है हृदय, और गिरिवर मतलब होता है पहाड़। उच्च आकांक्षाओं, अक्षांग मतलब होता है ऊंचा उठने की कामना, और तरुबर मतलब पेड़। जैसे आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर कि ये जो वृक्ष लगे हुए हैं, पहाड़ पर वृक्ष लगे हुए हैं, तो ये कहाँ पर लगे हुए हैं? पहाड़ के ऊपर लगे हुए हैं। तो ऐसा माना गया है जैसे पहाड़ के ये वृक्ष हृदय से उठे हों। आगे है कि है झांक रहे नीरव नभ पर। देखिए पहाड़ जो आपको ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं, ये आसमान की ओर देख रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है? तो ये लिखा है कि झांक रहे मतलब देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? नीरव नभ मतलब आसमान की ओर, नीरव नभ शांत आकाश, और अनिमेष मतलब एक टक होकर देख रहे हैं, अटल कुछ चिंता पर, जैसे कोई चिंता किए हुए हो, कोई सोच विचार कर रहे हो, ऐसे देख रहे हैं वो आसमान में। तो इसका पहले हम प्रसंग देखते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्र नंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने झरनों की सुंदरता का वर्णन किया है। अब फिर से इस पहले अगर आपको पढ़ते हैं कि गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में मस्त नस नस उत्तेजित कर, मोतियों की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरवर के उर से उठ उठ कर उच्च आकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात देखते हैं हम लोग कि इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी कर तल ध्वनि नस नस में उत्साह अथवा प्रसन्नता भर देती है। अगला पैराग्राफ में था कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेकों पहाड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं। फिर से सुनिए कि पहाड़ों के हृदय से उठ उठ कर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा इसलिए एक
एक टक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं कि मानो वे किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे हमें निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। तो ये पैराग्राफ का अर्थ हुआ। अगले पैराग्राफ पे आते हैं कि उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रब शेष रह गए हैं निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर, धस गए धरा में सव्य साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, यों जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अब पहले शब्दार्थ समझेंगे, फिर प्रसंग और फिर व्याख्या। तो शब्दार्थ है उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर। भूधर मतलब पहाड़, पारद मतलब पारद के पर का मतलब तो पारी के समान धवल एवं चमकीले पंख। देखो उड़ गया मतलब गायब हो गए, अचानक मतलब पहाड़ गायब, पहाड़ गायब हो गए। कैसे गायब हो गए भाई? कुछ नहीं गायब हुए होंगे, कोहरा छा गया होगा, सो लेखक को पहाड़ दिखना बंद हो गए होंगे, इसलिए लेखक कह रहा है कि पहाड़ गायब हो गए। आगे है कि रब शेष रह गए निर्झर। देखो यहाँ एक चित्र दिखाई दे रहा होगा, आपको दिखाई दे रहा होगा कि धुंधलेपन के कारण हमें पहाड़ दिखाई नहीं दे रहे हैं। ये धुंधलापन किस कारण है? कोहरे के कारण। तो आगे लिखा है कि रब शेष रह गए है निर्झर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। रब शेष मतलब होता है केवल आवाज़ का रह जाना। मतलब क्या आवाज़? निर्झर मतलब केवल झरने की आवाज़ रह गई है। और ऐसा लग रहा है टूट पड़ा भू पर अंबर मतलब मानो आसमान ज़मीन पर टूट पड़ा हो, यानी भयंकर बारिश हो रही होगी। तो अब हम इसका प्रसंग समझते। हाँ, अभी 2 लाइन और बची हुई हैं, वो देखते हैं कि धस गया धरा में सभय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल। देखो एक फोटो में आपको दिखाई दे रहा होगा कि किस तरह से आपको एक धुआं उठता हुआ दिखाई दे रहा है। समय मतलब भय के साथ, शाल मतलब एक वृक्ष का नाम, कि जब बारिश हुई होगी तो जो वृक्ष हैं बारिश और कोहरे की वजह से दिखना बंद हो गए होंगे, इसलिए लेखक ने मान लिया होगा कि धस गए धरा में कि जो समय साल है वृक्ष है। एक सेकेंड बेटा, एक सेकेंड बेटा, जो सॉरी बाय मिस्टेक, पीछे हो गया मैं। हाँ, तो जो लिखा हुआ है कि निर्झर मतलब जो है बारिशों में जो वृक्ष हो गए होंगे वो दब गए होंगे, यानी वो वृक्ष दिख नहीं रहे होंगे, इसलिए लेखक ने मान लिया होगा कि जो वृक्ष हैं वो ज़मीन में दब गए हैं। और अब शेष रह गए हैं निर्झर, टूट पड़ा भू पर अंबर, कि केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही होगी, इतनी तेज़ बारिश तो हो रही होगी। धस गए धरा में शवय साल, जो वृक्ष है वो धरा में धस गए हो। आगे है यों जलद यान में विचर विचर। जलद यानी बादल रूपी यान, यानी बादल लेकर जो है भगवान इंद्रजाल जो हैं वो विचर विचर मतलब घूम रहे हैं। इंद्र खेलता इंद्रजाल जादूगरी से चारों ओर बारिश कर रहे हैं, कोहरा कर रहे हैं, तेज बारिश घनघोर बारिश कर रहे हैं। तो प्रसंग समझते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक स्पर्श भाग 2 से लिया गया है। इसके कवि सुमित्रानंदन पंत जी हैं। इसमें कवि ने बारिश के कारण प्रकृति का बिल्कुल बदला हुआ रूप दिखाया है। इस पद्यांश में ध्यान दीजिए, आप अर्थ समझते हैं कि इस पद्यांश में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि पहाड़ की धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के पेड़ डर कर धरती के अंदर धंस गए हैं। चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में भी इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान को लेकर इधर उधर जादू का खेल दिखाता हुआ घूम रहा है। तो समझ में आया आपको कि पाठ क्या था? इस तरीके से जो पाठ है पूर्ण रूप से समाप्त होता है बेटा।
ठीक है, पाठ पूर्ण रूप से समाप्त होता है। मैं इस पाठ का अर्थ फिर से समझा दे रहा हूँ। कवि कहता है, हम लोग केवल अर्थ पढ़ेंगे। कवि कहता है, पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिसकी वजह से प्रकृति, देखिए पहले दो लाइन है, पावस ऋतु थी पर्वत प्रवेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश की। पर कवि कहता है कि पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ऋतु का प्रवेश हो गया है, जिस वजह से प्रकृति के रूप में बार बार बदलाव आ रहा है। कभी अर्थात कभी बारिश होती है तो कभी धूप निकल आती है। फिर है कि मेखलाकार पर्वत अपार अपने शहर से दृग सुमन फाड़ अवलोक रहा है बार बार नीचे न जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल। तो यहाँ जो अर्थ दिया है वो ये है कि इस पद्यांश में कवि ने पहाड़ों के आकार की तुलना करधनी अर्थात कमर में बांधने वाले आभूषण से की है। कवि कहता है, करधनी के आकार वाले पहाड़ अपनी 1000 पुष्प रूपी आँखों फाड़ कर नीचे जल में अपने विशाल आकार को देख रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पहाड़ ने जिस तालाब को अपने चरणों में पाला, वह तालाब के लिए पहाड़ के लिए वह तालाब पहाड़ के लिए विशाल आईने के समान काम कर रहा है। इस गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। गिरी बर से उठ कर उच्च आकांक्षाओं के तरुबर है, झाँक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। अर्थात देखिए कि इस पद्यांश में कवि कहता है कि मोतियों की लड़ियों के समान सुंदर झरने झरझर की आवाज़ करते हुए बह रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वे पहाड़ों का गुणगान कर रहे हों। उनकी करतल ध्वनि नस नस में उत्साह और प्रसन्नता भर देती है। पहाड़ों के हृदय से उठ कर अनेकों पेड़ ऊंचा उठने की इच्छा के लिए एक तृक दृष्टि से स्थिर होकर शांत आकाश को इस तरह देख रहे हैं मानो कि वो किसी चिंता में डूबे हुए हों, अर्थात वे निरंतर ऊंचा उठने की प्रेरणा दे रहे हैं। उड़ गया अचानक लो भूधर पढ़ का अपार पारद के पर अवशेष रह गए हैं निर्जर है, टूट पड़ा भू अंबर पर धस गए धरा में समय साल, उठ रहा धुआं जल गया ताल, लो जलद यान में बिचर बिचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। अर्थात इस घटना में कवि कहता है कि तेज बारिश के बाद मौसम ऐसा हो गया है कि यानी घनी धुंध के कारण लग रहा है मानो पहाड़ कहीं उड़ गए हों, अर्थात गायब हो गए हों। ऐसा लग रहा है कि पूरा आकाश ही धरती पर आ गया हो, केवल झरने की आवाज़ सुनाई दे रही है। प्रकृति का ऐसा भयानक रूप देखकर साल के वृक्ष जो हैं धरती के अंदर धंस गए हैं और चारों ओर धुआं होने के कारण लग रहा है कि तालाब में आग लग गई है। ऐसा लग रहा है कि ऐसे मौसम में इंद्र भी अपना बादल रूपी विमान लेकर इधर उधर जादू के खेल खेलता दिखाई दे रहा है, घूम रहा है। तो बेटा ये समाप्त हुआ। अब हम लोग इसके प्रश्न उत्तर करते हैं। तो प्रश्न प्रारंभ करते हैं, इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पावस ऋतु में प्रकृति में कौन कौन से परिवर्तन आते हैं, कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो वर्षा ऋतु में पर्वतीय प्रदेश में प्रकृति प्रतिपल नया वेश ग्रहण करती दिखाई देती है। इस ऋतु में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन आते हैं। पहला है कि बादलों की ओट में छिपे पर्वत मानो पंख लगाकर कहीं उड़ गए हों तथा तालाबों में उठता हुआ कोहरा धुएं की भांति प्रतीत होता है। पर्वत के बहते हुए झरने मोतियों की लड़ियों से प्रतीत होते हैं। पर्वत पर असंख्य फूल खिल जाते हैं। ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर एकटक देखते हैं। बादलों के छा जाने से पर्वत अशुद्ध हो जाता है। ताल से उठते हुए धुएं को देखकर लगता है मानो आग लग गई हो। आकाश में तेजी से इधर उधर घूमते हुए बादल अत्यंत आकर्षक लगते हैं। एक पैराग्राफ समाप्त हुआ। दूसरा, मेखलाकार शब्द का क्या अर्थ है, कवि ने इस शब्द का प्रयोग कहाँ और क्यों किया है। तो मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के आकार के समान। मैं ये किताब पुस्तक से पढ़ रहा हूँ, ध्यान रखना है। प्रश्न उत्तर बुक इसमें दिए हैं ऐप पर। तो आगे क्या लिखा है, मेखलाकार शब्द का अर्थ है करधनी के आकार के समान। यह कटी भाग में पहनी जाती है। पर्वत भी मेखलाकार की तरह गोल लग रहा था, जैसे इसने पूरी पृथ्वी को अपने घेरे में ले लिया है। कवि ने इस शब्द का प्रयोग पर्वत की विशालता दिखाने और प्रकृति के सौंदर्य को बढ़ाने के लिए किया है।
प्रश्न नंबर तीसरा है कि शहर से दृग सुमन से क्या तात्पर्य है। तो कवि ने देखो इस पद का प्रयोग सजीव चित्रण के लिए किया है। शहर से दृग सुमन का अर्थ है हजारों पुष्परूपी आँखें। कवि ने इसका प्रयोग पर्वत पर खिले हुए फूलों के लिए किया है। वर्षा काल में पर्वतीय भाग में हजारों की संख्या में पुष्प खिले रहते हैं। कवि ने इन पुष्पों में पर्वत की आंखों की कल्पना की है। ऐसा लगता है मानो पर्वत अपने सुंदर नेत्रों से प्रकृति की छटा को निहार रहा था। आगे है फोर्थ क्वेश्चन कि कवि ने तालाब की समानता किसके साथ दिखाई है और क्यों। तो कवि ने तालाब की तुलना दर्पण से की है, क्योंकि तालाब का जल अत्यंत स्वच्छ व निर्मल होता है। यह प्रतिबिंब दिखाने में सक्षम है। दोनों ही पारदर्शी, दोनों में ही व्यक्ति अपना प्रतिबिंब देख सकते हैं। तालाब के जल में पर्वत और उस पर लगे हुए फूलों का प्रतिबिंब स्वच्छ दिखाई दे रहा है। काव्य सौंदर्य को बढ़ाने के लिए अपने भावों की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए कवि ने ऐसा रूप बंधक बांधा है। प्रश्न नंबर 5 है कि पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर क्यों देख रहे थे और किस बात को प्रतिबंधित करते हैं। वो पर्वत के हृदय से उठकर ऊंचे ऊंचे वृक्ष आकाश की ओर अपनी उच्च आकांक्षाओं के कारण देख रहे थे। वे बिल्कुल मौन रहकर, स्थिर रहकर भी संदेश देते प्रतीत होते हैं कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता आवश्यक है। प्रश्न नंबर 6वां है कि साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में क्यों धंस गए हैं। तो कवि के अनुसार वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता था कि मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। चारों ओर कोहरा छा जाता है, पर्वत, झरने आदि सब अदृश्य हो जाते हैं। ऐसा लगता है मानो तालाब में आग लग गई हो। चारों तरफ धुआं धुआं सा उठता प्रतीत होता है। वर्षा के ऐसे भयंकर रूप को देखकर उच्च आकांक्षाओं से युक्त विशाल साल के वृक्ष भयभीत होकर धरती में धंस गए हुए प्रतीत होते हैं। झरने किसकी गौरव गाथा की ज्ञान कर रहे हैं। बहते हुए झरने की तुलना किससे की गई है। तो देखो झरने पर्वतों की उच्चता और महानता का गौरव गान कर रहे हैं। कवि ने बहते हुए झरनों की तुलना मोतियों की लड़ियों से की है। अगर है 3 लाइनों का अर्थ बताना है कि है टूट पड़ा भू अंबर पर। इसका अर्थ बताओ। वर्षा इतनी तेज और मूसलाधार थी कि ऐसा लगता है मानो आकाश धरती पर टूट पड़ा हो। बादल ने सारे पर्वत को ढक लिया है। पर्वत अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहे हैं। पृथ्वी और आकाश एक हो गए हैं। अब बस झरने का शोर ही शेष रह गया है। दूसरा है यों जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्रजाल। इसका अर्थ बताओ। इसका भाव है कि पर्वतीय प्रदेश में वर्षा के समय में क्षण होने वाले प्राकृतिक परिवर्तनों तथा आलोक के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है मानो वर्षा का देवता इंद्र बादल रूपी यान पर बैठकर जादू का खेल दिखा रहा हो। आकाश में उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर ऐसा लगता है जैसे बड़े बड़े पहाड़ और पंखों को फड़फड़ाते हुए उड़ रहे हों। बादलों का उड़ना, चारों तरफ धुआं होना, मूसलाधार बारिश का होना, ये सब जादू के खेल के समान दिखाई देते हैं। फिर है गिरबर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं के तरवर है झाँक रहे नीरव नभ पर अनिमेष अटल कुछ चिंता पर। इसका अर्थ बताइए। तो इसका भाव है कि वृक्ष भी पर्वत के हृदय से उठ उठ कर ऊँची आकांक्षाओं के समान शांत आकाश की ओर देख रहे हैं। वे आकाश की ओर स्थिर दृष्टि से देखते हुए प्रतिबिंब करते हैं कि वे आकाश की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं। इसमें उनकी मानवीय भावनाओं को स्पष्ट किया गया है कि उद्देश्य को पाने के लिए अपनी दृष्टि स्थिर करनी चाहिए और बिना किसी संदेह के चुपचाप मौन रहकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होना चाहिए। आकांक्षाओं को पाने के लिए शांत मन तथा एकाग्रता आवश्यक है। वे कुछ चिंतित भी दिखाई पड़ते हैं। तो इस तरीके से बेटा ये पाठ समाप्त हुआ पूर्ण रूप से। और इसका मैं क्वेश्चन आंसर फिर भी PDF में डाल दूँगा, बाहर से डाउनलोड कर लीजिए। धन्यवाद।